दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम हमारा जो न्यू सेशन है 2021-22 की बिगिनिंग कर रहे हैं। और जब हम किसी भी सिलेबस की अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम सिलेबस में क्या कुछ होने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या इस तरह का होगा, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। लेकिन चूंकि ये साल भी आपका कोरोना से प्रभावित ईयर है और पूरे चांसेस रहेंगे यहाँ पर सिलेबस के रेड्यूस होने के और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम पैटर्न का बदलने के। लेकिन हम सिलेबस तो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिलेबस में हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो सबसे पहले हम करेंगे हमारी जो बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, फर्स्ट बुक हमारी। और फ्लेमिंगो में भी हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रोज वाले सेक्शन में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। इसकी हम शुरुआत करेंगे और इसके ऑथर का नाम है अल्फोंसे डाउटेट। लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ। जैसा कि इसमें हमारे पास जो वर्ड है लास्ट लेसन, इसी से क्लियर होता है कि ये जो चैप्टर है वो एक स्कूल बेस्ड है। स्कूल में जैसे हम लास्ट का चैप्टर देते हैं, लास्ट का लेसन देते हैं, उसी प्रकार से है। क्या कुछ होने वाला है चैप्टर में हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो बुक है वो नेक्स्ट पेज में आपको दिख जाएगी यहीं पर, तो आप वहां से भी सीधा सीधा पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है द लास्ट लेसन रिटन बाई अल्फोंसे डाउटेट। तो सबसे पहले अल्फोंसे डाउटेट के बारे में बताया गया है कि अल्फोंसे डाउटेट जो है वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, यानी कि फ्रेंच के उपन्यासकार थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं। और द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर। विशेष फोकस किया गया है यहाँ पर फ्रैंको पर्शियन वॉर के ऊपर। क्या है फ्रैंको पर्शियन वॉर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रैंको पर्शियन वॉर, ये जो वॉर है वो लड़ा गया किसके बाद? एक तो हमारे पास कंट्री है फ्रांस और एक है हमारे पास पर्शिया। अब फ्रांस और पर्शिया के दो बीच में ये वॉर लड़ा गया था। अब यहाँ पर पर्शिया वर्तमान में एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीन नेशन हुआ करते थे। कौन कौन से थे इसमें? तो फर्स्ट तो था जर्मनी, इसके अलावा एक इसमें था हमारे पास में पोलैंड, जिसे वर्तमान में हम नीदरलैंड कहते हैं, और सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो देश है यूरोप के अंदर, उसी का कुछ हिस्सा। ये तीनों नेशन बनकर के क्या बना पहले? पर्शिया। और पर्शिया वर्सेस फ्रैंको वॉर ये बना था और इसमें जो विक्ट्री हुई थी वो हुई थी पर्शिया की। इस वजह से फ्रांस के ऊपर पर्शिया का एक तरीके से कह सकते हैं विजय प्राप्त हुई। और यहाँ पर फ्रांस जो था उसमें भी फिर एक आदेश जारी किया गया पर्शिया की तरफ से कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक तो है अल्सेस और एक का नाम है हमारे पास में लॉरेन, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे भी। तो अल्सेस और लॉरेन जो है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रेंच भाषा ना पढ़ा करके, फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ा करके वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये एक कमांड, ये आदेश जारी कर दिया गया था। और इसी वजह से यहाँ पर फ्रेंच जो लेसन चल रहे थे उनकी वजह से ये फ्रेंच भाषा का जो अंतिम लेसन है उसी के ऊपर यहाँ पर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो लास्ट लेसन पढ़ा है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्शिया लेड बाई बिस्मार्क। अगली बात इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर जो ये पर्शिया है इसमें जो इसका मुख्य कमांडिंग ऑफिसर था उसका नाम था बिस्मार्क। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, सॉरी जी नहीं आएगा, जी आएगा यहाँ पर। जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये तीनों बन करके किसका निर्माण किया करते थे? पर्शिया का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, दो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, एक का नाम तो है अल्सेस एंड सेकंड वन इज लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। ये किसके हाथों में चला गया? पर्शिया के हाथों में। आगे बढ़ते हैं इसमें। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट्स
दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब यहाँ पर इस स्कूल में, इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो ये युद्ध हुआ था, ये वॉर जो हुआ था, इसमें विक्ट्री हुई थी पर्शिया की, इसकी वजह से फ्रांस के जो स्कूल थे, यानी कि अल्सेस और लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें जो स्कूल्स थे, उन स्कूलों के ऊपर इस विक्ट्री का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो नरेटर है, ये नरेटर आप ही की तरह कोई एक बच्चा है। वो कहता है कि आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए, लेट, वेरी लेट, बहुत देरी से, कि मैं स्कूल बहुत देरी से गया। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल बड़ी देरी के साथ में गया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और बहुत ही ज्यादा मैं डरा हुआ था। किस वजह से डरा हुआ था? स्कोल्डिंग की वजह से। अब स्कोल्डिंग क्या होता है? स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। स्कोल्डिंग यानी कि डांट, फटकार। तो इसने कहा है स्कोल्डिंग की वजह से। स्कोल्डिंग का मतलब क्या हो गया? डांट, फटकार। तो डांट, फटकार की वजह से मैं डरा हुआ था। एस्पेशली, विशेष तौर पर, because Miss M. Hamel had said that he would question us। किस वजह से मैं डरा हुआ था? क्योंकि एम हेमल, अब देखो एम हेमल कौन है यहाँ पर? एम हेमल है यहाँ पर उस स्कूल का टीचर, यानी कि जो लड़का है वो बता रहा है अपनी कहानी में कि जो मेरे जो टीचर है, अब देखो टीचर का भी डायरेक्ट नाम लेता है वो, कि मैं इस बात से डरा हुआ था कि जो एम हेमल है, had said that, उन्होंने कहा था कि he would question us on participles, कि वो प्रश्न पूछेगा। एम हेमल जो है प्रश्न पूछेगा, किसके ऊपर प्रश्न पूछेगा? हमारा इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल जैसे ग्रामर का एक टॉपिक है पार्टिसिपल, इसके ऊपर वो प्रश्न पूछेगा। इस बात से मैं डरा हुआ था और स्कूल जाने से मैं डर रहा था कि एम हेमल जो है मेरे से प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मुझे तो पहला वर्ड भी याद नहीं था, मैं तो पहला वर्ड भी नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में मैं पहला वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, वहां से भाग जाने का। एक क्षण के लिए तो मैंने क्या सोचा कि मैं वहां से चला जाऊं। एंड स्पेंडिंग, और बिताऊं, ऑल द डे आउट ऑफ द डोर, किससे बाहर? दरवाजे से बाहर। दरवाजे के बाहर का मतलब क्या हुआ कि यहां से मैं कहीं बाहर ही चला जाऊं, और मैंने ऐसा सोच लिया। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, और दिन भी बड़ा गर्म और ब्राइट। ब्राइट का मतलब एक तरीके से चमकता हुआ सूर्य अच्छा खासा खिला हुआ था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब क्या होता है? चहचहाना। चिरपिंग का मतलब क्या होगा? चहचहाना। और यहाँ पर जो पक्षी जो थे वो भी क्या कर रहे थे? चिरपिंग कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, किस पर? वुड्स का मतलब जंगल। क्या सही है क्या? जंगल नहीं, वुड का मतलब लकड़ी, और वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जंगल। लकड़ियों का समूह क्या हो जाता है वहां पर? जंगल। इसका मतलब जंगल के जो एज होते हैं, इसका मतलब किनारे, लास्ट में जो किनारे पर जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ों की बात ही कर लेते हैं हम, कि जो पेड़ है वहां पर जो पक्षी जो थे वहां चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदानों में, ओपन फील्ड का मतलब खुले मैदान। बैक ऑफ द सामिल, सामिल क्या होता है? सामिल का मतलब है यहाँ पर जो आरा मशीन होती है, एक तरीके से आरा मशीन नाम सुना है, जिसको अपन लकड़ियां वगैरह काटने के लिए काम लेता है। तो सा का मतलब आरी होती है, और आज सामिल का मतलब क्या हो गया? आरा मशीन जो थी, उसके पीछे द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, पर्शियन जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? कसरत करना, अभ्यास करना। वो ड्रिलिंग कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो पर्शिया के जो सोल्जर्स थे, पर्शिया के जो सैनिक थे, वो ध्यान रखना, बात चल रही है यहाँ पर अल्सेस या लॉरेन, कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, दोनों में से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में था, और वो डिस्ट्रिक्ट पहले किसके अंदर था? फ्रांस के। लेकिन अब किसका अधिकार हो चुका है वहां पर? पर्शिया का। तो पर्शियन जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, कसरत कर रहे थे वहां पर। इट वॉज ऑल मच देयर वॉज टेम्पटेटिंग, और ये सारी जो चीजें हो रही थी बाहर, कौन कौन सी? पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, आरा मशीन पर जो कसरत कर रहे थे वहां पर सैनिक जो थे, ये सारी जो चीजें थी वो ज्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? ललचाने वाली। क्या होता है टेम्पटिंग का मतलब?
ललचाने वाली। तो ये सारी जो चीजें थी वो बहुत ही ज्यादा ललचाने वाली लग रही थी, यानी कि मेरे को ललचा रही थी। यहाँ पर नरेटर कौन है? एक आपकी तरह एक बच्चा है। वो कहता है कि ये सारी जो चीजें थी मेरे को बहुत ही ज्यादा ललचा रही थी। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, किसके बजाय कि जो पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे, यानी कि पार्टिसिपल्स के रूल्स तो मेरे को याद थे नहीं, तो उन सभी के बजाय ये जो सारी चीजें थी वो मेरे को बहुत ज्यादा ललचा रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास इतना तो साहस था। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? साहस। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? साहस, करेज था मेरे पास में, कि मेरे पास इतना तो साहस था कि मैं क्या कर पाऊं, टू रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अपोज करना, विरोध करना, कि मेरे पास इतना साहस था कि मैं इन सभी चीजों का क्या कर पाऊं, अपोज कर पाऊं, विरोध कर पाऊं, एक तरीके से इसका प्रतिरोध कर सकता था। रेसिस्ट का मतलब क्या हो गया? प्रतिरोध करना, यानी कि विरोध, विरोध करना, कि मेरे पास इतना तो साहस था कि मैं उन सभी को क्या कर सकूं, रेसिस्ट कर सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से मैं स्कूल की तरफ निकल पड़ा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और जब मैं टाउन हॉल के पास में से गुजरा। अब टाउन हॉल क्या होता है कि पहले अब की तरह समाचार वगैरह तो कम नहीं छपते थे। एक ऐसी जगह हो जाया करती थी जहां से न्यूज को भेजा जाता था। जैसे कि एक तरीके से एक मकान टाइप में बना दिया गया और वहां पर न्यूज का प्रसारण किया जाता था, तो वो क्या कहलाता था? टाउन हॉल। तो जैसे ही मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, तो वहां पर क्या थी? क्राउड थी, भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कहां पर? बुलेटिन बोर्ड के बाहर। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब क्या होता है? समाचार जिस पर छपते हैं, समाचार जिस पर लिख दिए जाते हैं, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, यानी किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड के सामने। क्या थी वहां पर? बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से। ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी जो सारी बैड न्यूज थी, हैड कम फ्रॉम देयर, वो वहीं से आई थी। यानी कि पिछले 2 सालों में हमारे लिए जितने भी बुरे समाचार आ रहे थे वो सारे कहां से आ रहे थे? उस बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे। जैसे हमारी हार हुई थी वहां पर, क्या कुछ होने वाला था, वो सारे बैड न्यूज जो थे वो कहां से आ रहे थे? बुलेटिन बोर्ड से। कौन कौन से, जैसे कौन कौन सी ऐसी बातें वहां से जारी हुई थी? जैसे कि द लोस्ट बैटल्स, एक तो हम लड़ाई खो गए थे, यानी कि हार गए थे। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि ड्राफ्ट यहां पर जो वर्ड है इसका मतलब, वैसे तो देखो ड्राफ्ट का मतलब नमूना होता है, लेकिन ये वो ड्राफ्ट नहीं है। इस ड्राफ्ट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारी देश की सेना युद्ध के लिए कम पड़ गई, तो उस समय पर नए सैनिकों की, आम आदमी में से, जैसे हम खुद सिटीजन है, इन्हीं सिटीजन्स में से आनंद फानन में तुरंत ही अपनी एक नई सेना बनाना, वो क्या कहलाया करता था? ड्राफ्ट। यानी कि हमारी सेना तो वैसे भी कम पड़ गई थी, हम हार की कगार पर खड़े हुए थे, तो हमने नागरिकों में से ही सेना के लिए लोगों को चयन करना, वो क्या कहलाता था? ड्राफ्ट। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो हुआ करते थे उनके जो आदेश जो थे वो भी उसी बुलेटिन बोर्ड पर जारी किए जाते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, मैंने अपने आप से सोचा, मैंने अपने आप से कहा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। मैं रुक नहीं रहा था, मैं जा रहा था कहां पर? मेरे स्कूल में मैं जा रहा था, जल्दी में था, लेट हो गया था, तो मैंने बिना रुके हुए अपने आप से सोचा, क्या सोचा? कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो गया? इतनी सारी जो भीड़ लग रही है, ये भीड़ जो है ये किस वजह से लगे? अब कौन सी गलत न्यूज आ गई हमारे यहां पर? देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर इसके बाद में आई हरीड, मैं जितनी जल्दी हो सका उतनी तेज गति से भागा। हरीड का मतलब क्या होता है? जल्दी करना। मैंने जितनी तेज गति से जल्दी कर सकता था, फास्ट मतलब एज फास्ट एज, जितना तेज हो सका उतना तेज मैं चला। आई कुड गो, जितना आगे मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाटर, अब एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है, उसका नाम क्या है? वाटर। अब इसे वाचर भी कह सकते हैं, वाटर भी कह सकते हैं, जो भी आपको लगे। तो ये वाचर है या वाटर है। इसने हु वाज देयर, ये वहीं पर था।
अब ये एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है, लोहार का नाम है वॉटर या वॉचर, हु वाज देयर, वो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस, इसके बारे में इसको कहते हैं हिंदी में प्रशिक्षु, यानी कि नौसिखिया। एक ऐसा व्यक्ति, सिक्तड़ व्यक्ति जो अभी काम में ट्रेंड नहीं है, उसको सिखाया जा रहा हो कुछ, वो क्या कहलाता है? अप्रेंटिस। यानी कि नया नया व्यक्ति जो अभी काम में लगा हुआ है, दक्ष नहीं है अपने काम में, अप्रेंटिस है। कहते हैं चेला कह सकते हैं अपन इसको, शॉर्ट में क्या कहेंगे? चेला। वो अपने चेले के साथ में था वहां पर। वॉचर जो था वो अपने चेले के साथ में था और रीडिंग द बुलेटिन, और ये भी क्या कर रहा था? वहां पर बुलेटिन को पढ़ रहा था, समाचार को पढ़ रहा था। क्या था? कॉल आफ्टर मी, वो मेरे पीछे से बोला, मैं तो चाह रहा था आगे से, और वो मेरे पीछे से बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत जाओ। क्या बोला वॉचर? इतना तेजी से मत जाओ। बब, बब का मतलब है यहाँ पर लड़का, एक तरीके से वैसे ही बोल दिया उसने, छोरे या लड़के, इतनी तेज गति से मत भागो, उसने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। यू विल गेट द योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, वो कहता है अभी तो तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? प्रचुर समय। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्रचुरता। तो वो कहता है ये लड़के इतनी तेज गति से मत भागो, अभी तो तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफी समय, इस प्रकार से उसने बोला। और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरा क्या कर रहा था? मजाक बना रहा हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा क्या बना रहा था? फन ऑफ मी, मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और इसके बाद मैं पहुंच गया कहां पर? एम हेमल के छोटे से गार्डन में। अब छोटा सा गार्डन, पहले जैसे उसका एक छोटा सा कमरा हुआ करता, छोटी सी क्लास लगाया करता था, उसके बाद अपने घर के बाहर उसने गार्डन सा उगाया हुआ था। तो उस गार्डन के पास में मैं पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, वो भी बिना सांस लिए, मतलब एक तरीके से भागता भागता हाफता हाफता वो गया था, वो बीच में कहीं भी नहीं रुका, वो उसने अपनी सांस को एक तरीके से बांधा हुआ था, और ऑल आउट ऑफ ब्रेथ वहां पर गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, सामान्य तौर पर, यूजुअली वो क्या कहेंगे हिंदी में? सामान्य तौर पर, यानी कि पहले की बात है। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ करती थी, देयर वाज ए ग्रेट बशल, तो वहां पर क्या हुआ करता था? बहुत ही ज्यादा बशल हुआ करता था। बशल का मतलब क्या होता है? बशल, बशल का मतलब होता है शोर शराबा, हाउल्लड़। तो पहले क्या हुआ करता था? जैसे ही स्कूल लगा करती थी वहां पर बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हुआ करता था, हाउल्लड़ हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे आसानी के साथ में, बड़े ही आसानी के साथ में गली में भी सुना जा सकता है। इतना ज्यादा हाउलट शोर शराबा हुआ करता था क्लासरूम में कि जिसे आसानी से गली में भी सुना जा सकता था। बढ़ते हैं आगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, किस किस का शोर शराबा हुआ करता था? ओपनिंग यानी कि खुलते या बंद करते हुए, डेस्क, डेस्क का मतलब मेज, मेज को ऊपर आगे पीछे करने का शोर शराबा। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिशन, लेसन रिपीटेड इन यूनिशन, यूनिशन का मतलब होता है सामूहिक, यानी कि सामूहिक रूप से जब हमें लेसन्स को रिपीट किया करते थे, जैसे कि बच्चे नहीं पढ़ते कि 2 एकम 2, 2 3 4, बड़ी सामूहिक रूप से एक साथ जोर से आवाज में बोलते हैं, उसी प्रकार से सामूहिक रूप से लेसन्स रिपीट करने की आवाजें सुना करते थे। वेरी लाउड, बड़ी लाउड, जोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड, और फिर क्या हुआ करता था कि जो हमारे हाथ जो थे वो हमारे कानों के ऊपर इस प्रकार से लगे हुए थे। क्यों? ताकि इससे क्या होगा? टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे से समझ आए। अपन करते हैं ना कि ज्यादा अच्छे से समझ आने के लिए अपने कानों को इस प्रकार से बंद कर लेते हैं, इस प्रकार से समझने के लिए कि जो हमारे हाथ है वो कानों के ऊपर लगे हुआ करते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो ग्रेट रूलर हुआ करता है, रूलर का मतलब यहाँ पर डंडे से होता है ना, डंडा, अपना टीचर जो है साथ में लेके चलता है, वो डंडा रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर खटखट करते हुए रखा रहता था, यानी कि अपने टेबल पर वो रखता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सारी जो चीजें थी बिल्कुल शांत थी। स्टिल थी, स्टिल का मतलब क्या होता है? शांत, स्टिल का मतलब शांत है ना, तो ये सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन,
अब मैंने ऐसा सोचा था कि मैंने तो ऐसी कल्पना की थी, काउंट किया था, मैंने तो ऐसा माना था कि ऑन द कमोशन, कि मैं इस चीज को कमोशन प्राप्त कर लूं, सुविधा ले लूं, किस बात की, टू गेट माई टास्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना देखे हुए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए मैं अपने डेस्क पर पहुंच जाऊं। इस प्रकार से तो मैंने ऐसा सोचा था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो जो दिन था बिल्कुल एक ऐसा दिन था जैसे कि, बिल्कुल ऐसा शांत दिन था जैसे कि एक संडे की मॉर्निंग हुआ करती थी। रविवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी और रविवार के दिन जितना शांत होता था उतना शांत ये दिन मेरे को लग रहा था। थ्रू द विंडो, खिड़की में होकर के, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। मैंने वहां किसको देखा? अपने सहपाठी बैठे हुए थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, पहले से अपने जगह पर वो बैठे हुए थे। एंड एम हेमल, अभी देखो ये बच्चा जो है अभी भी सर नहीं कर रहा है, अभी क्या कहता है, एम हेमल जो थे वॉकिंग अप एंड डाउन, वो आगे पीछे अप एंड डाउन हो रहे थे, घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, वो अपना वो भयानक सा लोहे का डंडा, आयरन रूलर, वैसे डंडा लोहे का तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बता रहा है, कल्पना कर रहा है कि एक तरह से वो डंडा कैसा लगता था, लोहे के जैसा लगा करता था। तो वो लोहे का डंडा जो था वो उस डंडे के साथ में अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे, अपने डंडे को यहाँ पर नीचे लगा करके, और वो इधर उधर घूम रहा था। आगे बढ़ते हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, हैड टू ओपन, दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो इन फॉर एवरीबडी, और जाना पड़ा इन अंदर, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, हर किसी व्यक्ति के सामने ही मुझे क्लास में जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं इस बात से कि हाउ आई ब्लश, कि मैं कितनी ज्यादा मेरे को शर्मिंदा हुआ। ब्लश का मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी। तो मैं आप इस बात को कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा था, मुझे कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। एंड हाउ फ्राइटन आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि उस समय पर कि मैं कितना ज्यादा शर्मिंदा हुआ जब मुझे सबके सामने अंदर जाना पड़ा, दरवाजे को खोलना पड़ा और जाकर के वहां बैठना पड़ा। मैंने ऐसा सोचा था कि जो अब है एम हेमल है वो मेरी पनिशमेंट तैयार रखेंगे, मेरे को डंडे से पीटेंगे। इसके बाद की जो क्लासेज है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक हमने जितना पढ़ा वो यहाँ तक पढ़ना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।